तो देखो बेटा, लेंस की क्षमता आपको बताया गया था क्लास 10 के फिजिक्स में। उस दिन बात कर रहे थे लेंस की क्षमता। तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को आपको बताया गया लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो बेटा। ठीक, तो देखो उस पर एक प्रॉब्लम देते हैं हम लोग। बोर्ड में कई बार इसके प्रॉब्लम टच किए गए बेटा, 2-2 नंबर के, एक नंबर के इसके सवाल निश्चित रूप से आते हैं, तो आप लोग इसको जरूर तैयार करिए। देखिए आगे, एक लेंस की फोकस दूरी, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। इसकी क्षमता ज्ञात करें। तो क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? तो क्षमता के लिए फार्मूला है P बराबर 1/F मीटर में। अगर मैंने आपको कहा कि बेटा सेमी में है दूरी, तो सेमी के लिए 100/F लिख सकते हो बेटा। तुम्हारे पास फोकस दूरी सेमी में है तो 100/F cm लिख लीजिए आप। इसकी वैल्यू आप रखोगे बेटा 100/20, 20 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, 20 पंचे 100। क्योंकि अब देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी बेटा पॉजिटिव है, इसलिए क्षमता इसकी धनात्मक लिखी जाएगी। अगर अवतल लेंस रहेगा तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाएगी और क्षमता उसका ऋणात्मक व्यक्त किया जाएगा। -5 डायोप्टर, डी का मतलब होता है बेटा डायोप्टर। उस दिन बताया गया लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, क्षमता को डिनोट करते हैं डायोप्टर या मीटर इनवर्स से भी लिख सकते हैं आप इसी को। तो देखो बेटा, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 लेंस दिए हैं या उनकी क्षमताएं दी या उनकी फोकस दूरियां दी हैं, ठीक, तो आप संयुक्त क्षमता कैसे निकालेंगे? तो नोट करके एक बात अवश्य लिख रहे हैं आप लोग। यदि 2 लेंसों की अलग अलग क्षमताएं, 2 लेंसों की अलग अलग क्षमताएं दी हो तो संयुक्त क्षमता P बराबर P1 धन क्या बेटा P2। P1 P2 अलग अलग बेटा इनकी क्षमताएं हैं, तो संयुक्त क्षमता P बराबर P1 धन P2। इस पर भी कई बार सवाल पूछा गया है। हम एक क्वेश्चन इस पर भी लेते हैं बेटा, प्रॉब्लम छोटा सा। 2 लेंस जिनकी क्षमताएं, 2 लेंस है ना, जिनकी क्षमताएं +0.25 डायोप्टर एवं -1.3 डायोप्टर है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए। एक दूसरे से सटाकर रखे गए, इनकी संयुक्त क्षमता क्या होगी? इनकी संयुक्त क्षमता एवं प्रकृति बताइए। संयुक्त क्षमता एवं प्रकृति बताओ ना। तो बेटा प्रॉब्लम में सलूशन देखिए आप। P बराबर P1 प्लस क्या है P2, यहाँ है +0.25 -1.30। अब इसमें से घटाइए, 10 में से 5 घटेगा तो 5 और 2 में से 2 घटेंगे बेटा तो 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये माइनस लग जाएगा। तो बेटा आप देख रहे हो कि हम इनको अगर चिन्हों के माध्यम से ही व्यक्त किए तो ये P बराबर माइनस आया 1.05 डायोप्टर, माने क्षमता कैसी है ऋणात्मक है। मैंने बताया बेटा अगर धनात्मक क्षमता है तो लेंस आपका उत्तल है और ऋणात्मक क्षमता है तो लेंस क्या है अवतल। आप यहाँ प्रकृति बता दोगे कि लेंस जो है वो अवतल है। तो परिणामी जो लेंस व्यवहार करेगा वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा।
लेंस जो व्यवहार करेगा वो कैसा होगा, अवतल लेंस। तो दोनों सूत्रों को अवश्य तैयार करें बेटा, इस पर सवाल निश्चित रूप से बेटा पूछे जाते रहते हैं। अब हम लेंस के एक फोकस दूरी की प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, ठीक। एक उत्तल लेंस के सामने 20 सेमी दूर कोई वस्तु रखी गई है एवं लेंस की फोकस दूरी लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए ना। तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें, ठीक बेटा। तो जैसे आप दर्पण में देखते थे वैसे ही लेंस के लिए है, फार्मूले में केवल चिन्ह में -10 ना। दर्पण में प्लस होता था u और v के बीच में, यहाँ क्या होगा -1/v माइनस 1/u। तो आप देखो बेटा, उत्तल लेंस के सामने 20 सेमी दूरी पर कोई वस्तु रख रहे हो, ठीक है ना। कहाँ रख रहे हो, 20 सेमी दूरी पर कोई वस्तु रख दिया है ना। और इसकी फोकस दूरी बेटा कितना है, या 10 सेमी इसकी फोकस दूरी दिया है, या बराबर कितना है 10। और वस्तु जहाँ रखे हैं वो कितनी दूरी पर है बेटा, 20 सेमी दूर रखे हैं, ठीक है ना। तो बियॉन्ड द फोकस है, फोकस के बेटा इधर है वस्तु, इस बिंदु वस्तु का इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बेटा कहाँ से जाती है, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर के जाती है। तो आप देख रहे हो जो प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के बेटा गुजरती है वो कहीं न कहीं जा करके यहाँ मिलती है। तो इस प्रकार इसका प्रतिबिंब बनता है। ये क्या है, प्रतिबिंब है। कभी कभी तो प्रॉब्लम बेटा किरण आरेख पूछता है तो आप बनाएंगे, अगर हमारे किरण आरेख नहीं पूछा तो आप नहीं भी बनाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुश्किल नहीं। तो बेटा आपसे यही पूछ रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति हमारे कितनी दूर पर प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको क्या चाहिए, u चाहिए, u आपको निकालना है। तो आपके लिए देखो बेटा, वस्तु की दूरी है तो वस्तु की दूरी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे बेटा। अब फोकस बेटा जितना इधर है उतना इधर है, तो हम फोकस को यहाँ व्यक्त करके यहाँ से व्यक्त करते हैं। कितनी दूरी है फोकस की, 10 सेमी, और v नहीं मालूम है। तो सीधी सी बात है कि u का मान दिया है -20 सेमी, f का मान दिया है +10 सेमी, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस बेटा लिखते हैं, समझा जाता है, और v हमें चाहिए। तो देखते हैं बेटा, उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो बेटा यह मान रख दोगे 1/f बराबर 1/v। तो f का मान आप रखेंगे कितना, +10 है, v नहीं मालूम है बेटा, u दिया है कितना -20। ये माइनस और ये माइनस मिलकर के बेटा यहाँ प्लस बनते हैं, माइनस माइनस मिलकर के क्या बनते हैं, प्लस। तो 1/10 = 1/v प्लस 1/20। तो प्लस 1/20 को हम पक्षांतर कर लेंगे इधर बेटा, 1/v = 1/10 माइनस 1/20। इसका आप एलसीएम ले लेंगे बेटा, 10 और 20 का
तो 20 एलसीएम बनेगा, 10 से डिवाइड करोगे 20 में तो 2 टाइम्स जाएगा, 10 दूनी 20, और 20 से कम 20 बेटा एक बार यहाँ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ देख लें कि 1/v = कितना आया, 2 में से 1 घटेगा बेटा, तो 1 कितना 20, तो v बराबर 20 से ही आया। तो यहाँ हम अगर चिन्ह की बात करें तो पॉजिटिव 20 लिखेंगे बेटा, अगर चिन्ह नहीं है तो वहाँ धन माना जाएगा। धन का मतलब यह है कि बेटा लेंस के दूसरी ओर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि फोकस से क्या है, दुगुनी दूरी पर है। तो फोकस के दुगुनी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अतः आप बता सकते हो बेटा वस्तु का प्रतिबिंब 2f यानी 20 सेमी दूर बनेगा, 20 सेमी दूर बनेगा। तो इस मॉडल के क्वेश्चन बेटा लेंस के भी सवाल पूछे जा रहे हैं आपके पास, ठीक है ना। तो हम आपको थोड़ा सा आगे और बता दें, इसी में बेटा प्रिज्म भी दिया है, प्रिज्म से डेविएशन क्या है आप इसको पढ़ लो, ठीक है ना। और प्रिज्म के लिए 1-2 फार्मूला है, चलिए आप नोट कर लिए, हम इसको रिमूव करते हैं। उसी से रिलेटेड है प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या है बेटा, देखो जैसे आपने लेंस देखा तो लेंस क्या था, लेंस भैया 2 वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम था। वैसे ही प्रिज्म भी एक 2 पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम है। इन दोनों पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। और इस कोण को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। और ये दोनों पृष्ठ क्या कहलाते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। ये भी है अपवर्तक पृष्ठ, ठीक। तो किसी कोण पर झुके हुए, किसी कोण पर झुके हुए 2 अपवर्तक पृष्ठों से, झुके हुए 2 अपवर्तक पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, प्रिज्म कहलाता, ठीक। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, इनके बीच जो स्लोप है, झुकाव है, उसको क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। आप प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन देखें बेटा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये आपके सिलेबस में दिया है। तो आप देखो बेटा प्रिज्म ले लीजिए, ये बेटा प्रिज्म पर पड़ने वाला श्वेत प्रकाश है। सूर्य का जो प्रकाश है उसको हम लोग कहते हैं श्वेत प्रकाश या व्हाइट लाइट, सूर्य का प्रकाश है। तो श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर गिरता है बेटा, तो आप अपवर्तन की घटना को समझिए बेटा कि माध्यम को अलग करने वाला एक पृष्ठ है, और पृष्ठ के इस ओर का एक माध्यम, दूसरा माध्यम अंदर है बेटा। इसको आप कांच या ग्लास का माध्यम कह लेंगे आप, ये वायु है, ठीक है ना। अब ये अभिलंब है, नॉर्मल, 2 जगह बेटा इसका अपवर्तन होता है। इन किरणों को जाना चाहिए था बेटा ऐसे, लेकिन ये अपवर्तन की क्रिया को बेटा क्या करती है, फॉलो करती है। ये अभिलंब की ओर झुकती है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें आपने पढ़ा बेटा अभिलंब की ओर बेंट होती है या झुक जाती है। ये अपवर्तित प्रकाश है बेटा। अब जब ये किरण दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर पहुंचता है,
यहाँ भी एक अपवर्तन होता है बेटा, क्योंकि अब सघन से प्रकाश कहाँ जाएगा बेटा, विरल में, तो ये अभिलंब से दूर हटना चाहता है। ये अभिलंब है ना, तो अभिलंब से क्या दूर हटना चाहता है। तो ये निर्गत किरण है बेटा, जो प्रिज्म से होकर के बाहर जाती है, इनको कहते हैं निर्गत किरण। निर्गत किरण, ठीक। तो आप देख लो बेटा, दो जगह प्रिज्म का अपवर्तन हो रहा है, I1 मान सकते हो R1, तो ये R2 है, ये क्या बन रहा है I2, ये R1 मान सकते हो R2, ये है I2, ये है I। तो प्रिज्म के पतले कंडीशन की स्थिति में बेटा तो देखो बेटा, जब अल्पतम विचलन, अगर हम इस लाइन को पीछे की ओर बेटा बढ़ा देते हैं ना, ये निर्गत किरणें बेटा, जो अपवर्तित किरण जाती हुई प्रतीत हो रही है, उसके साथ कहीं न कहीं बेटा काटती है। जहाँ काटती वहाँ एक कोण बनता है बेटा, इसको हम कहते हैं डेल माने विचलन कोण। क्या कहेंगे, विचलन कोण। तो डेल एम माने अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में हम आपको एक फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, यह है प्रिज्म कोण आपका, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की क्या स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या है बेटा, I1 I2 के बराबर, R1 R2 के बराबर हो जाते हैं। R1 R2 बराबर R ले लिया जाता है, I1 I2 को हम क्या मान लेते हैं बेटा I, और डेल जो है वो डेल मिनिमम बन जाएगा बेटा। यहाँ जो विचलन है वो अल्पतम विचलन माना जाता है। तो आप देखो, तो P और इस स्थान को आप क्यों मान लोगे, तो स्नेल का नियम लगता है बेटा, स्नेल के नियम से, स्नेल के क्या नियम से। तो आपको हमने सूत्र लिखाया था n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये अपवर्तन के लिए फार्मूला है बेटा। इससे हमें प्रिज्म का अपवर्तन मिलेगा, अपवर्तनांक। प्रिज्म का क्या मिलेगा, अपवर्तनांक। घटना देख रहे हो, ये अपवर्तन की घटना। तो n बराबर बेटा साइन आई, और आई के लिए हमारे पास फार्मूला होता है बेटा आई बराबर ए प्लस डेल मिनिमम बटे 2। ये आपके डेरिवेशन सिलेबस से बाहर है बेटा, तो हम इसलिए कम समझा रहे हैं, हम आपको उतना समझा दें, इतने में आपका काम हो जाएगा। n बराबर साइन ए प्लस डेल मिनिमम बटे 2 और पूरे के बटे साइन ए बटे। ते पतले ये प्रिज्म के लिए अपवर्तन का फार्मूला है। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का मान है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, इसी सूत्र से बेटा इसका अपवर्तनांक निकल सकता है। ठीक, तो बेटा आप एक चीज देखो कि अगर प्रिज्म बहुत पतला है ना, तो किस टाइप का फार्मूला लगेगा। यदि प्रिज्म बहुत पतला हो, प्रिज्म बहुत क्या हो, पतला, तो ऐसे केस में जैसे साइन आई है तो हम आई लिख देते हैं, और साइन आर की जगह क्या लिख देंगे बेटा, आर। तो कुल मिला के जो आई है वो ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 और आर की जगह ए बाई 2 मिलेगा। इस फार्मूले में मान रख दीजिए, इस फार्मूले में क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो आपके पास मिलेगा ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 और टोटल बाई ए बाई 2। तो 2 से 2 बेटा यहाँ से कैंसिल होता है, नाउ ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन ए, इसका क्रॉस
अप्लाई कर देंगे बेटा, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो यानी ए इज इक्वल टू मिलेगा ए प्लस डेल मिनिमम, ए को ए के पास पक्षांतर कर दो बेटा, तो डेल मिनिमम बराबर यानी ए माइनस ए, तो डेल मिनिमम बराबर ए कॉमन कर लीजिए, तो यान माइनस 1 इंटू ए। पता लगे प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का फार्मूला है, पता लगे प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का फार्मूला है। ठीक, कितना मिलेगा? तो देखो बेटा इस पर हम प्रॉब्लम देखते हैं, बस हमें थोड़ा देर। तो बेटा प्रॉब्लम में आप ये देख लो, जैसे मान लो कि प्रिज्म के लिए अपवर्तन के आपको परिघटना में अगर कोई प्रॉब्लम दिया जाता है, मान लो कि 60 अंश पर झुके किसी अपवर्तक पृष्ठ के बीच, है ना, अपवर्तक पृष्ठ के लिए विचलन जो कोण है तीस अंश, प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा? ठीक है ना, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा? आपको प्रिज्म का अपवर्तनांक बेटा निकालना है, तो 60 अंश का कोण दिया है प्रिज्म कोण, अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म। तो डेल मिनिमम दिया बेटा, अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना है, यानी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यानी इक्वल टू सूत्र आपने लगाया बेटा कि n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। तो अब इस सूत्र में मान रख लेंगे, 60 प्लस 30 आपके पास हो जाएगा 60 प्लस 30 बटे 2, और नीचे देखिए साइन 30 अंश बटे 2। तो सरल करेंगे इसको, तो 60 30 90, 90 का आधा बेटा 45 हो जाएगा, 45 डिग्री, और नीचे यहाँ बनता है कितना? तब अब इनका आप मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो साइन 15 बेटा अलग से आप देख लेंगे कि साइन 15 आप निकालोगे तो साइन 45 माइनस 30 या बुक में दिए रहते हैं, उसको आप डायरेक्ट रख देंगे प्रॉब्लम में। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला होगा, तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। ठीक, आप अलग से समझ लो, अब इनका मान रख दोगे तो 1/√2 कास 30 है √3/2, वैसे यहाँ पर मान रख देंगे, और एलसीएम ले लेंगे तो ये सॉल्व हो करके आ जाता है √3 - 1/2√2। इनकी वैल्यू आप रख दो बेटा, साइन 45 का मान अब लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो 1/√2 साइन 15 है √3 - 1/2√2, तो √2 यहाँ से कैंसिल होता है, ये 2 आपका ऊपर आ जाएगा, √3 की वैल्यू बेटा आप रख देंगे 1.73, तो एक में से एक घट जाएगा बेटा, आपके पास 0.73 बनेगा, दशमलव हटा दीजिए तो 200/73 आप डिवाइड करके इसका मान लिख लीजिए बेटा। ठीक, ये प्रिज्म पर आधारित सवाल हैं, जिसमें छोटे छोटे सवाल दिए जाते हैं, प्रिज्म कोण दिया रहेगा, कभी विचलन कोण पूछेगा तो अपवर्तनांक दिया रहेगा, कभी अपवर्तनांक पूछता है तो विचलन कोण दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, इस टाइप कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लेता है। ठीक, तो आप लोग इतना तैयार करिएगा, तो हम आपको प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वगैरह समझाएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है ना, चलो ओके, थैंक्स।